उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा का री एग्जाम अगस्त के अंतिम सप्ताह में कराना सुनिश्चित किया गया है। समय बहुत कम है और इसी समय को ध्यान में रखते हुए मेरे द्वारा जीके और जीएस की जो प्रैक्टिस सेट की सीरीज चलाई जा रही है उसकी यह 18वीं क्लास है। इस सीरीज के अंतर्गत उन सभी सामान्य अध्ययन के उन सभी महत्वपूर्ण सवालों को सम्मिलित किया गया है जिससे आपकी इस परीक्षा में आने की संभावना बहुत ज़्यादा है। यदि आप इस सीरीज के साथ जुड़ते हैं और इस प्रैक्टिस सेट को हल करते हैं तो निश्चित रूप से आपके इस परीक्षा में आपका प्रदर्शन बेहतर होगा। यह सीरीज सिर्फ उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा की दृष्टि से ही महत्वपूर्ण नहीं है बल्कि आपके सभी एक दिवसीय प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए यह बहुत महत्वपूर्ण है। मैं हूं जयदीप द्विवेदी, लिसियम जीएस बोर्ड में आपका स्वागत है। आइए शुरू करते हैं आज की क्लास। इस सीरीज के अंतिम 2 प्रैक्टिस सेट जो कराए गए हैं उसमें मेरे द्वारा भारतीय संविधान की जो महत्वपूर्ण संशोधन है उनसे बनने वाले जो महत्वपूर्ण सवाल हैं उनको इसमें कराया गया था। कुछ सवाल संशोधनों से रह गए थे जिसे आज के इस प्रैक्टिस सेट में कराया जा रहा है। इसके अलावा आज की इस प्रैक्टिस क्लास में भारतीय संसदीय प्रणाली से बनने वाले जो महत्वपूर्ण सवाल हैं उनको कराया जाएगा। आज का पहला सवाल है, किस संविधान संशोधन के तहत 8वीं अनुसूची में सम्मिलित भाषा उड़िया का नाम बदलकर उड़िया कर दिया गया? ऑप्शन है 96वां संविधान संशोधन 2011, 97वां संविधान संशोधन 2011, 86वां संविधान संशोधन 2002 और 100वां संविधान संशोधन 2015। इस सवाल का सही आंसर होगा 96वां संविधान संशोधन 2011। 96वां संविधान संशोधन 2011 के तहत 8वीं अनुसूची जिसमें भारत की मान्यता प्राप्त भाषाओं को सम्मिलित किया गया है, इसमें वर्तमान में 22 भाषाएं हैं। इसी में एक भाषा उड़िया हुआ करती थी जिसका नाम 96वां संविधान संशोधन 2011 के तहत उड़िया कर दिया गया। तो इसका सही आंसर होगा 96वां संविधान संशोधन 2011। अगला सवाल है, किस संविधान संशोधन के तहत सहकारी समितियों को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया? बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। ऑप्शन है 73वां संविधान संशोधन 1992, 97वां संविधान संशोधन 2011, 74वां संविधान संशोधन 1992 और 100वां संविधान संशोधन 2015। इस सवाल का सही आंसर होगा 97वां संविधान संशोधन 2011। 97वां संविधान संशोधन 2011 के तहत सहकारी समितियों को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया और इसी संविधान संशोधन के तहत सहकारी समितियों का गठन एक मौलिक अधिकार बना दिया गया। इसे मौलिक अधिकार के अनुच्छेद 19 में सम्मिलित किया गया। तो इसका सही आंसर होगा 97वां संविधान संशोधन 2011। अगला सवाल है कि भारतीय संविधान के किस भाग में सहकारी समितियों का उल्लेख है? ऑप्शन है भाग 9, भाग 9 क, भाग 9 ख और भाग 12। इस सवाल का सही आंसर होगा भाग 9 ख। 97वां संविधान संशोधन 2011 के तहत भारतीय संविधान में भाग 9 ख को भी जोड़ा गया और इस भाग 9 ख में ही सहकारी समितियों से संबंधित प्रावधानों का उल्लेख किया गया। तो इस सवाल का सही आंसर होगा भाग 9 ख। अगला सवाल है, भारतीय संविधान के अनुसार सहकारी समितियों का गठन किस प्रकार का अधिकार है? ऑप्शन है मौलिक अधिकार, राजनीतिक अधिकार, विधिक अधिकार और प्राकृतिक अधिकार। इस सवाल का सही आंसर होगा मौलिक अधिकार। सहकारी समितियों का गठन एक मौलिक अधिकार है। भारतीय संविधान के मौलिक अधिकार के अंतर्गत आर्टिकल 19 के तहत संघ बनाने का अधिकार दिया गया है और इसी के तहत और इसी में 97वां संविधान संशोधन के तहत सरकारी समितियों के गठन का भी अधिकार प्रदान किया गया और इस तरीके से सहकारी समितियों का गठन एक मौलिक अधिकार बन जाता है 97वां संविधान संशोधन 2011 के तहत। तो इस सवाल का सही आंसर होगा मौलिक अधिकार। अगला सवाल है, भारतीय संवैधानिक संशोधन के इतिहास में निम्नलिखित में ऐसा कौन सा संशोधन है जिसे संसद द्वारा बहुमत से पारित किए जाने के बाद सर्वोच्च न्यायालय ने उसे असंवैधानिक घोषित कर रद्द किया हो? ऑप्शन है 96वां संविधान संशोधन 2011, 97वां संविधान संशोधन 2011, 86वां संविधान संशोधन 2002 और 99वां संविधान संशोधन 2014। इस सवाल का सही आंसर होगा 99वां संविधान संशोधन 2014। 99वां संविधान संशोधन जो कि 2014 में कराया गया था, नरेंद्र मोदी जब 2014 में पहली बार प्रधानमंत्री बनते हैं तो उनके द्वारा सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय के जजों में की नियुक्ति को लेकर के यह संशोधन किया गया था। इस संशोधन को बहुत ही आनंद फानंद में पारित किया गया और उसे लागू भी कर दिया गया। लेकिन
सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा इस संशोधन की संवैधानिक वैधता की जांच की गई और पाया गया कि यह प्रक्रिया ही असंवैधानिक है और उसके बाद इसे रद्द कर दिया गया। और भारतीय संविधान के संशोधन के इतिहास में यह पहली बार हुआ जब बहुमत के साथ किसी संवैधानिक संशोधन को किया गया और सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा उसे रद्द किया गया हो। तो इसका सही आंसर होगा 99वां संविधान संशोधन 2014। अगला सवाल है, संसद द्वारा किस संवैधानिक संशोधन के तहत सर्वोच्च न्यायालय एवं उच्च न्यायालयों में न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग की स्थापना की गई थी? ऑप्शन है 97वां संविधान संशोधन 2011, 98वां संविधान संशोधन 2012, 99वां संविधान संशोधन 2014 और 100वां संविधान संशोधन 2015। इस सवाल का सही आंसर होगा 99वां संविधान संशोधन 2014। ऊपर वाले सवाल में मैंने इसको बताया था अभी, इसका सही आंसर होगा 99वां संविधान संशोधन 2014। अगला सवाल है कि भारतीय संविधान के अनुसार वर्तमान में किस प्रणाली से सर्वोच्च न्यायालय एवं उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की नियुक्ति की जाती है? ऑप्शन है कॉलेजियम प्रणाली द्वारा, राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग द्वारा, वरिष्ठताक्रम द्वारा और निर्वाचन प्रणाली द्वारा। इस सवाल का सही आंसर होगा कॉलेजियम प्रणाली द्वारा। जब 99वां संविधान संशोधन 2014 में किया गया था तो उसके पहले भी सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की नियुक्ति का जो प्रक्रिया हुआ करता था वो कॉलेजियम प्रणाली के तहत ही हुआ करता था। लेकिन 99वां संविधान संशोधन 2014 के द्वारा राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग का गठन किया गया और उच्च न्यायालय तथा सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की नियुक्ति इसी आयोग के द्वारा किया जाना तय किया गया। लेकिन सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा इसे रद्द कर दिया गया और इसे असंवैधानिक घोषित कर दिया गया और पुनः कॉलेजियम प्रणाली को ही लागू किया गया। और इस तरीके से वर्तमान में सर्वोच्च न्यायालय एवं उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की नियुक्ति कॉलेजियम प्रणाली के द्वारा ही किया जाता है। तो इस सवाल का सही आंसर होगा कॉलेजियम प्रणाली द्वारा। अगला सवाल है, 100वां संविधान संशोधन किससे संबंधित था? ऑप्शन है भारत बांग्लादेश भूमि सीमा समझौता, भारत चीन भूमि सीमा समझौता, भारत पाकिस्तान भूमि सीमा समझौता, भारत पाकिस्तान भूमि सीमा समझौता और भारत नेपाल भूमि सीमा समझौता। इस सवाल का सही आंसर होगा भारत बांग्लादेश भूमि सीमा समझौता। 100वें संविधान संशोधन के तहत 1960 से चले आ रहे बेरुवाड़ी यूनियन केस या जो बेरुवाड़ी मामला है जिसमें उस समय भी जमीनों का आदान प्रदान किया गया था, इसी से संबंधित 100वां संविधान संशोधन भी है और भारत और बांग्लादेश में सीमाओं का आदान प्रदान किया गया था और इसी से संबंधित था 100वां संविधान संशोधन। तो इसका सही आंसर होगा भारत बांग्लादेश भूमि सीमा समझौता। अगला सवाल है, वस्तु एवं सेवा कर अर्थात जीएसटी को लागू करने वाला संशोधन था? ऑप्शन है 100वां संविधान संशोधन 2015, 101वां संविधान संशोधन 2016, 102वां संविधान संशोधन 2018 और 103वां संविधान संशोधन 2019। इस सवाल का सही आंसर होगा 101वां संविधान संशोधन 2016। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा 2016 में जीएसटी लागू किया गया और विभिन्न प्रकार की जो कर व्यवस्थाएं थीं उनको समाप्त करके एक ही प्रकार की कर व्यवस्था लागू की गई थी जिसे वस्तु एवं सेवा कर अर्थात जीएसटी कहा गया था। नरेंद्र मोदी के द्वारा यह एक ऐतिहासिक कदम था, लेकिन इसका लाभ कितना हुआ आज के व्यापारी वर्ग आपको बेहतर बता सकते हैं। तो इस सवाल का सही आंसर होगा 101वां संविधान संशोधन 2016। अगला सवाल है, किस संविधान संशोधन के तहत राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया? ऑप्शन है 100वां संविधान संशोधन 2015, 101वां संविधान संशोधन 2016, 102वां संविधान संशोधन 2018 और 103वां संविधान संशोधन 2019। इस सवाल का सही आंसर होगा 102वां संविधान संशोधन 2018। 102वां संविधान संशोधन 2018 के तहत आर्टिकल 338 में बी को जोड़ा गया अर्थात 338 बी को जोड़ा गया और इसी के तहत राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन किया गया था और उसको संवैधानिक वैधता प्रदान किया गया। तो सवाल का सही आंसर होगा 102वां संविधान संशोधन 2018। अगला सवाल है, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन कब किया गया था? बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। ऑप्शन है 2018, 2014, 1993 और 2016। इस सवाल का सही आंसर होगा 1993। ये बहुत महत्वपूर्ण सवाल है क्योंकि इसके पहले का जो सवाल था उसमें मैंने बताया था राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा 102वें संविधान संशोधन 2018 के द्वारा दिया जाता है, लेकिन राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन 1993 में रामनंदन समिति के आधार पर किया गया था जिसमें पिछड़े वर्ग से संबंधित
लोगों को चिन्हित करना और उनको सूचीबद्ध करने का काम उस आयोग को दिया गया था। और इसी आयोग को 102वें संविधान संशोधन 2018 के द्वारा संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया, लेकिन इसका गठन 1993 में हुआ। तो इसका सही आंसर होगा 1993। अगला सवाल है, किस संविधान संशोधन के तहत आर्थिक रूप से कमजोर सामान्य वर्ग के लिए 10% अतिरिक्त आरक्षण, जिसे ईडब्ल्यूएस भी कहा जाता है, की व्यवस्था की गई? ऑप्शन है 7वां संविधान संशोधन 2015, 101वां संविधान संशोधन 2016, 102वां संविधान संशोधन 2018 और 103वां संविधान संशोधन 2019। इस सवाल का सही आंसर होगा 103वां संविधान संशोधन 2019। 103वां संविधान संशोधन 2019 के द्वारा आर्थिक रूप से कमजोर सामान्य वर्ग के लिए 10% अतिरिक्त आरक्षण की व्यवस्था की गई और यह आरक्षण के 50% कोटा का उल्लंघन नहीं करता है। यह एक अतिरिक्त आरक्षण है जो कि आर्थिक रूप से कमजोर सामान्य वर्ग को दिया जाता है। तो इस सवाल का सही आंसर होगा 103वां संविधान संशोधन 2019। अगला सवाल है, किस संविधान संशोधन के तहत अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए लोकसभा और राज्य विधानसभाओं के लिए 10 वर्ष के लिए आरक्षण का विस्तार किया गया? ऑप्शन है 103वां संविधान संशोधन 2019, 104वां संविधान संशोधन 2020, 105वां संविधान संशोधन 2021 और 102वां संविधान संशोधन 2018। इस सवाल का सही आंसर होगा 104वां संविधान संशोधन 2020। 104वां संविधान संशोधन जो कि 2020 में हुआ है, यह अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए लोकसभा में और राज्य विधानसभाओं में 10 वर्ष के लिए आरक्षण का विस्तार कर दिया गया। तो सही आंसर होगा 104वां संविधान संशोधन 2020। अगला सवाल है, किस संविधान संशोधन के तहत यह व्यवस्था किया गया कि राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग की शक्तियां और जिम्मेदारियां सभी नीतिगत मुद्दों और सम्मान पर परामर्श स्वतंत्र राज्य सूचियों पर लागू नहीं होती है? इसने संकेत दिया कि राज्यों को राष्ट्रीय आयोग से परामर्श की आवश्यकता नहीं है। ऑप्शन है 103वां संविधान संशोधन 2019, 104वां संविधान संशोधन 2020, 105वां संविधान संशोधन 2021 और 102वां संविधान संशोधन 2018। इस सवाल का सही आंसर होगा 105वां संविधान संशोधन 2021। 105वां संविधान संशोधन जो कि 2021 में कराया गया था, ये अब तक का सबसे अंतिम संविधान संशोधन है। अर्थात भारतीय संविधान में अब तक कुल 105 संशोधन हो चुके हैं और 105वां संविधान संशोधन यह व्यवस्था करता है कि राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग की शक्तियों और जिम्मेदारियों स्वतंत्र राज्य सूचियों पर लागू नहीं होती है और इसमें संकेत दिया गया है कि राज्यों को राष्ट्रीय आयोग से परामर्श की आवश्यकता नहीं है। भारतीय संविधान में जो महत्वपूर्ण संशोधन हुए हैं, उससे बनने वाले जो भी महत्वपूर्ण सवाल हैं, उन्हें इस सीरीज के अंतिम 2 क्लासेज में और इस सीरीज के इस 14 क्वेश्चनों में मैंने सम्मिलित किया है। यदि आप इसके पहले के 2 क्लासेस देख लेते हैं और उसका अभ्यास कर लेते हैं और इस सीरीज का अभ्यास करते हैं, तो मेरा दावा है और मेरा विश्वास है कि भारतीय संविधान संशोधन से बनने वाला कोई भी सवाल आपके किसी भी प्रतियोगी परीक्षा में, चाहे वो यूपीपीएससी की ही परीक्षा क्यों ना हो, इससे बाहर नहीं जाएगा। एसएससी सीजीएल, एसएससी सीएचएसएल या एसएससी एमटीएस, इसके अलावा राज्य स्तरीय होने वाली जो परीक्षाएं हैं, उसमें भी भारतीय संविधान संशोधन से बनने वाले जो सवाल हैं वो इससे बाहर नहीं है और ना ही इससे बाहर जाने वाले हैं। अगला सवाल भारतीय संसदीय व्यवस्था से संबंधित होगा। सवाल है कि भारतीय संसदीय प्रणाली किस देश के संविधान से लिया गया है? ऑप्शन है कनाडा, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और ब्रिटेन। इसका सही आंसर होगा ब्रिटेन। भारत में जो संसदीय प्रणाली की व्यवस्था है उसे ब्रिटेन से लिया गया। अगला सवाल है, भारतीय संविधान में भारत को किस प्रकार वर्णित किया गया है? ऑप्शन है राज्यों एवं संघ क्षेत्र का महासंघ, एक राज्यों का संघ भारतवर्ष और एक महासंघीय राष्ट्र। इसका सही आंसर होगा एक राज्यों का संघ। भारतीय संविधान के भाग 1 के अनुच्छेद 1 में ही कहा गया है कि भारत राज्यों का संघ होगा। इसका सही आंसर होगा एक राज्यों का संघ। अगला सवाल है कि भारत में राजनीतिक शक्ति का स्रोत है। ऑप्शन है संविधान, संसद, संसद और राज्य विधानसभाएं और जनता। इस सवाल का सही आंसर होगा जनता। भारतीय संविधान की प्रस्तावना ही शुरू होती है हम भारत के लोग, अर्थात भारत में जो भी राजनीतिक शक्ति है
वो जनता से ही प्राप्त होती है। तो सही आंसर होगा जनता। अगला सवाल है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में निम्नलिखित में किस अभिव्यक्ति का प्रयोग नहीं किया गया है? ऑप्शन है सर्वसत्ताधारी लोकतांत्रिक गणराज्य, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और संघीय। इस सवाल का सही आंसर होगा संघीय। भारतीय संविधान की प्रस्तावना ही नहीं, पूरे भारतीय संविधान में कहीं भी संघीय शब्द का प्रयोग नहीं किया गया है। तो इस सवाल का सही आंसर होगा संघीय। अगला सवाल है, हमारे संविधान की प्रस्तावना में कोई उल्लेख नहीं है। ऑप्शन है वयस्क मताधिकार का, भ्रातृत्व का, प्रतिष्ठा की समानता का और न्याय का। इसका सही आंसर होगा वयस्क मताधिकार का। वयस्क मताधिकार का अधिकार एक राजनीतिक अधिकार है और इसका उल्लेख भारतीय संविधान के आर्टिकल 325 और 326 में किया गया है। प्रस्तावना में इसका कोई उल्लेख नहीं है। तो इसका सही आंसर होगा वयस्क मताधिकार का अधिकार। अगला सवाल है, भारत में सरकार की संसदीय प्रणाली इसलिए है क्योंकि ऑप्शन है लोकसभा को जनता द्वारा सीधे चुना जाता है, संसद संविधान में संशोधन कर सकती है, राज्यसभा को भंग नहीं किया जा सकता और लोकसभा में मंत्रिपरिषद उत्तरदायी है। इस सवाल का सही आंसर होगा लोकसभा में मंत्रिपरिषद उत्तरदायी है। अगला सवाल है, भारत के संविधान में संघीय शब्द का प्रयोग कहां पर हुआ है? ऑप्शन है भाग 3 में, अनुच्छेद 368 में, संविधान में कहीं नहीं और प्रस्तावना में। इसका सही आंसर होगा संविधान में कहीं नहीं। संविधान के किसी भाग में कहीं पर भी संघीय शब्द का प्रयोग नहीं किया गया है। सही आंसर होगा संविधान में कहीं नहीं। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सी भारतीय संविधान की विशेषता नहीं है? ऑप्शन है सरकार का संसदीय रूप, न्यायपालिका की स्वतंत्रता, सरकार का अध्यक्षात्मक रूप और संघीय सरकार। इसका सही आंसर होगा सरकार का अध्यक्षात्मक रूप। किसी भी सरकार में जब राज्य और सरकार दोनों का अध्यक्ष एक ही व्यक्ति होता है तो वह सरकार का अध्यक्षात्मक रूप होता है और ये भारत में नहीं पाया जाता है। भारत में राज्य और सरकार दोनों का अध्यक्ष अलग अलग होता है। राज्य का अध्यक्ष राष्ट्रपति और सरकार का अध्यक्ष यानी कि प्रमुख प्रधानमंत्री होता है और इस तरीके की व्यवस्था को संसदीय व्यवस्था कहा जाता है। तो इस सवाल का सही आंसर होगा सरकार का अध्यक्षात्मक रूप। अगला सवाल है, भारतीय संविधान कैसा है? ऑप्शन है संघीय, अर्धसंघीय, एकात्मक और अध्यक्षात्मक। इस सवाल का सही आंसर होगा अर्धसंघीय। भारतीय संविधान का स्वरूप अर्धसंघीय है। अगला सवाल है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में संसदीय व्यवस्था का उपबंध किया गया है? ऑप्शन है अनुच्छेद 75, अनुच्छेद 79, अनुच्छेद 80 और अनुच्छेद 81। इस सवाल का सही आंसर होगा अनुच्छेद 75। अनुच्छेद 74 और 75 में केंद्रीय संसदीय व्यवस्था का उपबंध किया गया है। इसके अलावा 79 में संसद के गठन की बात की गई है, 80 में राज्यसभा के गठन तथा 81 में लोकसभा के गठन की बात की गई है। तो इस सवाल का सही आंसर होगा अनुच्छेद 75। अगला सवाल है, सरकार के किस स्वरूप को सरकार का वेस्टमिनिस्टर स्वरूप भी कहा जाता है? ऑप्शन है संघीय, संसदीय, एकात्मक और अध्यक्षात्मक। इसका सही आंसर होगा संसदीय। संसदीय सरकार को वेस्टमिनिस्टर स्वरूप भी कहा जाता है। वेस्टमिनिस्टर ब्रिटेन की जो पार्लियामेंट है वो जिस स्थान पर स्थित है उस जगह का नाम है वेस्टमिनिस्टर। और चूंकि भारत में संसदीय व्यवस्था ब्रिटेन से लिया गया है और इसी वजह से भारतीय संसदीय जो व्यवस्था है उसे वेस्टमिनिस्टर स्वरूप भी कहा जाता है। तो सही आंसर होगा संसदीय। अगला सवाल है, संसदीय व्यवस्था को किसने कैबिनेट व्यवस्था कहा है? ऑप्शन है आइवर-जेनिक्स, व्हीलर, ऑस्टिन और दादा भाई नौरोजी। इस सवाल का सही आंसर होगा आइवर-जेनिक्स। आइवर-जेनिक्स ने संसदीय व्यवस्था को कैबिनेट व्यवस्था कहा है। अगला सवाल है, सरकार के किस स्वरूप में राज्य तथा सरकार दोनों का अध्यक्ष एक ही होता है? ऑप्शन है संघीय, संसदीय, एकात्मक और अध्यक्षात्मक। इस सवाल का सही आंसर होगा अध्यक्षात्मक। अध्यक्षात्मक व्यवस्था में राज्य और सरकार दोनों का प्रमुख एक ही व्यक्ति होता है। अगला सवाल है, सरकार के किस स्वरूप में राज्य तथा सरकार दोनों के अध्यक्ष अलग अलग होते हैं? यहाँ पर अध्यक्ष से तात्पर्य प्रमुख से है। ऑप्शन है संघीय, संसदीय, एकात्मक और अध्यक्षात्मक। इस सवाल का सही आंसर होगा संसदीय। अर्थात संसदीय व्यवस्था की जो प्रमुख विशेषता है वो यही होती है कि इसमें राज्य का और सरकार का जो प्रमुख है वो अलग अलग व्यक्ति होते हैं। जैसे कि भारत में राज्य का जो प्रमुख है वो राष्ट्रपति होता है और सरकार का जो प्रमुख है वो प्रधानमंत्री होता है। तो सवाल का सही आंसर होगा संसदीय व्यवस्था। अगला सवाल है, भारतीय संसद के निचले सदन को कहा जाता है? ऑप्शन है राज्यसभा, लोकसभा, विधान परिषद और इनमें से कोई नहीं। सवाल का सही आंसर होगा लोकसभा।
भारतीय संसद के जो उच्च सदन होता है उसे राज्यसभा कहा जाता है और जो निचला सदन होता है उसे लोकसभा कहा जाता है। तो सही आंसर होगा लोकसभा। अगला सवाल है, वैकल्पिक प्रधानमंत्री कौन होता है? ऑप्शन है गृह मंत्री, लोकसभा अध्यक्ष, नेता प्रतिपक्ष और राज्यसभा सभापति। इस सवाल का सही आंसर होगा नेता प्रतिपक्ष। नेता प्रतिपक्ष वैकल्पिक प्रधानमंत्री होता है। ब्रिटेन की संसदीय व्यवस्था में यह व्यवस्था होती है कि जो नेता प्रतिपक्ष होता है वो एक शैडो कैबिनेट बनाकर रखता है कि यदि ऐसी कोई परिस्थिति आई कि मौजूदा सरकार किसी कारण से कोलैप्स कर जाती है या वो गिर जाती है, तो ऐसी स्थिति में तुरंत नेता प्रतिपक्ष सरकार को संचालित कर सके, तो नेता प्रतिपक्ष को ही वैकल्पिक प्रधानमंत्री कहा जाता है। यह व्यवस्था चूंकि भारत में नहीं है, लेकिन संसदीय व्यवस्था में, ब्रिटेन के संसदीय व्यवस्था में व्यवस्था है। तो सही आंसर होगा नेता प्रतिपक्ष। अगला सवाल है, भारतीय राजनीति में वैकल्पिक प्रधानमंत्री के तौर पर किसे जाना जाता है? ऑप्शन है गुलजारी लाल नंदा, लाल बहादुर शास्त्री, मोरारजी देसाई और बीपी सिंह अर्थात विश्वनाथ प्रताप सिंह। इसका सही आंसर होगा गुलजारी लाल नंदा। गुलजारी लाल नंदा देश के ऐसे प्रधानमंत्री रहे हैं जिन्हें 2 बार कार्यवाहक बनाया गया है। पहली बार जब जवाहरलाल नेहरू की मृत्यु हुई थी तब इन्हें कार्यवाहक प्रधानमंत्री बनाया गया, तथा जब लाल बहादुर शास्त्री की कार्यकाल के दौरान मृत्यु हुई तब भी गुलजारी लाल नंदा को ही प्रधानमंत्री बनाया गया था कार्यवाहक तौर पे। यही कारण है कि भारतीय राजनीति में इन्हें वैकल्पिक प्रधानमंत्री के तौर पर जाना जाता है। तो अगला सवाल है, किस देश की राजनीतिक व्यवस्था में छाया कैबिनेट की व्यवस्था होती है? छाया कैबिनेट अर्थात शैडो कैबिनेट। ऑप्शन है भारत, ब्रिटेन, अमेरिका और फ्रांस। इसका सही आंसर होगा ब्रिटेन। अभी मैंने बताया था कि ब्रिटेन की संसदीय व्यवस्था में शैडो कैबिनेट छाया सरकार की व्यवस्था होती है। यदि मौजूदा सरकार किसी कारण से कोलैप्स कर जाती है तो ऐसी स्थिति में नेता प्रतिपक्ष के द्वारा एक समानांतर सरकार जो कि पहले से बनाई गई होती है वो तुरंत लागू हो जाती है, वो तुरंत कार्य करने लग जाती है और इस प्रकार की सरकार को छाया सरकार या छाया कैबिनेट कहा जाता है। तो सही आंसर होगा ब्रिटेन। अगला सवाल है कि भारतीय संविधान के अनुसार सामाजिक न्याय का अर्थ है? ऑप्शन है सभी को समान आर्थिक अधिकार मिलने चाहिए, सभी को समान राजनीतिक अधिकार मिलने चाहिए, जाति, नस्ल, ये नस्ल है, रंग और लिंग आधारित सभी प्रकार के भेदभाव दूर होने चाहिए, सभी को धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार दिया जाना चाहिए। इस सवाल का सही आंसर होगा जाति, नस्ल, रंग और लिंग आधारित सभी प्रकार के भेदभाव दूर होने चाहिए। भारत में सामाजिक न्याय का अर्थ यही होता है। अगला सवाल है, भारतीय संविधान के अंतर्गत भारतीय लोकतंत्र के आदर्शों को हम कहाँ देख सकते हैं? ऑप्शन है प्रस्तावना, भाग 3, भाग 4 और भाग 1। इस सवाल का सही आंसर होगा प्रस्तावना। अगला सवाल है, निम्नलिखित में किसको धर्मनिरपेक्ष राज्य कहा जाएगा? ऑप्शन है एक विशिष्ट धर्म का पालन करने वाला राज्य, धर्म विरोधी राज्य, धर्म के बीच भेदभाव न करने वाला राज्य और सभी धर्म को राज्य का धर्म मानने वाला राज्य। इस सवाल का सही आंसर होगा धर्म के बीच भेदभाव न करने वाला राज्य। अर्थात धर्मनिरपेक्ष की परिभाषा यही होती है कि हम सभी धर्मों का सम्मान करेंगे लेकिन किसी भी धर्म को राष्ट्रीय धर्म नहीं बनाएंगे, अर्थात किसी एक धर्म को बढ़ावा नहीं देंगे और सभी धर्मों का सम्मान करेंगे। अर्थात धर्मों के बीच यदि भेदभाव नहीं किया जाता है तो वह राज्य एक धर्मनिरपेक्ष राज्य होता है। तो इस सवाल का सही आंसर होगा धर्म के बीच भेदभाव न करने वाला राज्य। अगला सवाल है, सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार दर्शाता है कि भारत एक ऐसा देश है जो है, ऑप्शन है धर्मनिरपेक्ष, समाजवादी, लोकतांत्रिक और प्रभुत्व संपन्न। इस सवाल का सही आंसर होगा लोकतंत्र। वयस्क मताधिकार लोकतंत्र की पहचान होती है, इसमें जनता के द्वारा सरकार का चुनाव होता है। अगला सवाल है, संवैधानिक राजसी का अर्थ है कि, ऑप्शन है राजा द्वारा संविधान की रचना करना, राजा द्वारा संविधान को परिभाषित करना, संविधान द्वारा प्राप्त शक्तियों के अनुसार राजा के द्वारा शक्तियों का प्रयोग और जनता द्वारा राजा को चुना जाना। इस सवाल का सही आंसर होगा संविधान द्वारा प्राप्त शक्तियों के अनुसार राजा के द्वारा शक्तियों का प्रयोग। अगला सवाल है, लोकप्रिय प्रभुसत्ता क्या है? ऑप्शन है जनता के प्रतिनिधि का प्रभुत्व, विधि शीर्ष का प्रभुत्व, राज्य के शीर्ष का प्रभुत्व और जनता का प्रभुत्व। इस सवाल का सही आंसर होगा जनता का प्रभुत्व। अर्थात जहां जनता सर्वोच्च होती है वह सबसे लोकप्रिय प्रभुसत्ता माना जाता है। तो सही आंसर होगा
जनता का प्रभुत्व। अगला सवाल है, किस तंत्र में कुछ लोग अधिक लोगों पर शासन करते हैं? ऑप्शन है एक तंत्र, धनिक तंत्र, राजतंत्र और अल्पतंत्र। इस सवाल का सही आंसर होगा अल्पतंत्र। अगला सवाल है, लोकतांत्रिक संस्थाओं के विकास के लिए कौन सा कारक आवश्यक है? ऑप्शन है सशक्त सैन्य बल, व्यक्तिगत अधिकारों के प्रति सम्मान, एक दलीय व्यवस्था और कृषि अर्थव्यवस्था। इस सवाल का सही आंसर होगा व्यक्तिगत अधिकारों के प्रति सम्मान। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन लोकतंत्र के पक्ष में एक अच्छा तर्क नहीं है? लोकतंत्र नागरिकों के गौरव को बढ़ाता है। दूसरा है लोकतंत्र दूसरों से अधिक समृद्ध है। तीसरा है लोकतंत्र विवाद को बेहतर तरीके से सुलझाता है। ऑप्शन है एक तथा दो, केवल तीन, केवल दो और दो और तीन। इस सवाल का सही आंसर होगा केवल दो। अर्थात लोकतंत्र दूसरों से समृद्ध है, यह तर्क बेहतर नहीं है, तो सवाल सही होगा केवल दो। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सी सरकार संवैधानिक कानूनों तथा नागरिक अधिकारों द्वारा खींची निर्धारित सीमाओं के भीतर ही काम करती है? ऑप्शन है निरंकुश तंत्र, लोकतांत्रिक, राजतंत्रवादी और अधिकारवादी। इस सवाल का सही आंसर होगा लोकतांत्रिक। अगला सवाल है, संविधान संशोधन की प्रकृति के आधार पर भारत का संविधान किस प्रकार का संविधान है? ऑप्शन है कठोर, लचीला, कठोर और लचीला दोनों और इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर होगा कठोर और लचीला दोनों। अगला सवाल है, भारत का संविधान एक लचीला संविधान है क्योंकि? ऑप्शन है संविधान के कुछ प्रावधानों में संशोधन सदन के 1/3 बहुमत से हो सकता है। संविधान के कुछ प्रावधानों में संशोधन सदन के 2/3 बहुमत से हो सकता है। संविधान के कुछ प्रावधानों में संशोधन सदन के सामान्य बहुमत से हो सकता है और संसद संविधान के किसी विभाग में संशोधन कर सकती है। इसका सही आंसर होगा संविधान के कुछ प्रावधानों में संशोधन सदन के सामान्य बहुमत से हो सकता है। भारतीय संविधान में कुल 3 प्रकार से संशोधन की बात की गई है। इसमें सामान्य बहुमत से संशोधन किया जा सकता है, इसमें विशेष बहुमत से संशोधन किया जा सकता है और इसमें विशेष बहुमत और आधे से अधिक राज्यों के अनुमोदन के द्वारा संशोधन किया जा सकता है। आर्टिकल 368 के तहत विशेष बहुमत और आधे से ज़्यादा राज्यों के अनुमोदन के साथ संशोधन का प्रावधान है। लेकिन सामान्य बहुमत के द्वारा भी कुछ व्यवस्थाओं में संशोधन किया जा सकता है और यह व्यवस्था भारतीय संविधान को लचीला बनाता है। सही आंसर होगा संविधान के कुछ प्रावधानों में संशोधन सदन के सामान्य बहुमत से हो सकता है। अगला सवाल है, भारत में संसदीय प्रणाली है क्योंकि? ऑप्शन है लोकसभा सदस्यों का चुनाव जनता द्वारा किया जाता है, राष्ट्रपति का निर्वाचन होता है, नागरिकों को वयस्क मताधिकार का अधिकार है और कार्यपालिका व्यवस्थापिका के प्रति जवाबदेह होती है। इस सवाल का सही आंसर होगा कार्यपालिका व्यवस्थापिका के प्रति जवाबदेह होती है। यदि कार्यपालिका व्यवस्थापिका के प्रति जवाबदेह है तो यह संसदीय व्यवस्था की प्रमुख विशेषता है। इसमें यदि लोकसभा के सदस्यों का चुनाव जनता के द्वारा होता है तो यह लोकतंत्र का सबसे अच्छा उदाहरण है। राष्ट्रपति का निर्वाचन होता है, यह गणतंत्र का अच्छा उदाहरण है। वयस्क मताधिकार भी स्वस्थ लोकतंत्र का उदाहरण बन सकता है। लेकिन कार्यपालिका व्यवस्थापिका के प्रति जवाबदेह है, ये संसदीय प्रणाली की प्रमुख विशेषता। तो सही आंसर होगा कार्यपालिका व्यवस्थापिका के प्रति जवाबदेह है। अगला सवाल है, भारतीय संविधान की प्रकृति संघीय है क्योंकि? ऑप्शन है भारत में केंद्र अधिक शक्तिशाली है, भारत में एकल नागरिकता है, भारतीय संविधान लिखित संविधान है, भारतीय संविधान द्वारा केंद्र एवं राज्यों की शक्तियों का बंटवारा किया गया है। इसका सही आंसर होगा भारतीय संविधान द्वारा केंद्र एवं राज्यों की शक्तियों का बंटवारा किया गया है। संघीय व्यवस्था की जो सबसे प्रमुख विशेषता होती है वो शक्तियों का बंटवारा होता है। इसमें शक्तियों को बांट दिया जाता है। अगला सवाल है, कार्यपालिका के सदस्य ही व्यवस्थापिका के सदस्य होते हैं, यह सरकार के किस प्रकार की व्यवस्था को दर्शाता है? ऑप्शन है संसदीय, अध्यक्षात्मक, दोनों और इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर होगा संसदीय। यदि कार्यपालिका में व्यवस्थापिका से ही सदस्य आ रहे हैं तो ऐसी व्यवस्था को संसदीय व्यवस्था कहा जाता है। अर्थात अगर कोई मंत्री कार्यपालिका में अगर कोई मंत्री बनता है तो सबसे पहले अनिवार्य है कि वह व्यवस्थापिका अर्थात लोकसभा या राज्यसभा का सदस्य भी हो। इसका सही आंसर होगा संसदीय। अगला सवाल है कि भारत का संविधान गणतंत्रात्मक है क्योंकि? लोकसभा सदस्यों का चुनाव जनता द्वारा किया जाता है, राष्ट्रपति का निर्वाचन होता है, नागरिकों को वयस्क मताधिकार का अधिकार है और कार्यपालिका व्यवस्थापिका के प्रति जवाबदेह होती है। इसका सही आंसर होगा राष्ट्रपति का निर्वाचन होता है। राष्ट्रपति का निर्वाचन गणतंत्रात्मक व्यवस्था की प्रमुख विशेषता होती है।
तो सवाल का सही आंसर होगा राष्ट्रपति का निर्वाचन होता है। अगला सवाल है, भारतीय संविधान की प्रकृति अर्धसंघीय है क्योंकि भारतीय संविधान में संघात्मक तथा एकात्मक दोनों व्यवस्थाओं के गुण पाए जाते हैं। भारत में संविधान की सर्वोच्चता है। भारतीय संविधान लिखित संविधान है। भारतीय संविधान द्वारा केंद्र एवं राज्यों की शक्तियों का बंटवारा किया जाता है। इसका सही आंसर होगा भारतीय संविधान में संघात्मक तथा एकात्मक दोनों व्यवस्थाओं के गुण पाए जाते हैं और यही कारण है कि भारतीय संविधान की प्रकृति अर्धसंघीय हो जाती है। इसमें कुछ व्यवस्थाएं एकात्मकता के होते हैं और कुछ व्यवस्थाएं संघीय व्यवस्थाएं भी हैं, जबकि ज़्यादा एकात्मकता की ओर झुका हुआ है भारतीय संविधान और यही कारण है कि भारतीय संविधान को अर्धसंघीय कहा जाता है। अगला सवाल है, भारतीय संविधान की कौन सी व्यवस्था संविधान को संसदीय बनाती है? ऑप्शन है, भारत में एकल नागरिकता का प्रावधान है, भारत में संविधान की सर्वोच्चता है, नागरिकों को वयस्क मताधिकार का अधिकार है और कार्यपालिका व्यवस्थापिका के प्रति जवाबदेह होती है। इसका सही आंसर होगा कार्यपालिका व्यवस्थापिका के प्रति जवाबदेह होती है। यदि कार्यपालिका व्यवस्थापिका के प्रति जवाबदेह है तो वो संसदीय व्यवस्था है और यदि कार्यपालिका व्यवस्थापिका के प्रति जवाबदेह नहीं है तो वो अध्यक्षात्मक व्यवस्था के अंतर्गत आ जाता है। तो इस सवाल का सही आंसर होगा कार्यपालिका व्यवस्थापिका के प्रति जवाबदेह होती है। ये 50 सवाल संसदीय व्यवस्था से बनने वाले महत्वपूर्ण सवाल हैं। यदि संसदीय व्यवस्था अर्थात संसदीय प्रणाली से कोई सवाल बना आपके किसी भी प्रतियोगी परीक्षा में तो वो इससे बाहर नहीं जाने वाला है। आपकी सुविधा को ध्यान में रखते हुए इन सभी सवालों के सही जवाब अर्थात इसका आंसर की मेरे द्वारा यहाँ पर दे दिया गया है और इस क्लास का PDF वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दिया जाएगा। आप उसे वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं और इसका पुनः अभ्यास कर सकते हैं और बार बार अभ्यास कर सकते हैं। इस सीरीज को लेकर के जो भी सुझाव आपके मन में हैं उसे आप हमें ज़रूर दिया करें। आपके सुझाव और परामर्श हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। आपके सुझाव और परामर्श के आधार पर ही हम अपने आप को और बेहतर बना सकते हैं और हम आपको और बेहतर कंटेंट दे सकते हैं। चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब करिए और शेयर भी करिए। इससे हमें आपके लिए और बेहतर करने की प्रेरणा मिलती है। मिलते हैं अगले सेट के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद।